आप मुझे बताइए, क्या वो बैंक से कॉल होती है या बैंक ने भी आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे? इसको बीपीओ, एक टाइम पे बीपीओ बोला, बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशंस, या मतलब बीपीओ समझते हो ना क्या होता है? बीपीओ नहीं समझते? कॉल सेंटर्स जो होते थे। हाँ। वो सर्विस सेंटर। ठीक है। बीपीओ बेसिकली, अगर जैसे क्या होता है कि मैं, आप जैसे सोचिए एयरटेल इतने सारे सिम कार्ड्स बेच रहा है, तो ऑब्वियसली, और वाईफाई बेचता है, जियो बेचता है, तो अगर ये खराब होगा तो कॉल होता है। हो सकता है वो जियो के एम्प्लॉयज ना हो, बल्कि जियो ने सारे के सारे कस्टमर केयर सर्विस के लिए एक अलग किसी कंपनी को हायर करा हो। ठीक है ना? तो वो जितने भी कॉल्स उठाएगा, जियो उसको उस हिसाब से पैसा देगा। जियो कह रहा है मेरे बस की नहीं है भाई, पूरा स्टाफ बिठाऊंगा मैं 1,000 लोगों को। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है? कोई एक इंसान जो बैंक्स के लिए क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा है, तो उसने सर्विस किसको प्रोवाइड करी? बैंक और एनबीएफसी, लोग इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज हेल्पिंग यू इन सेलिंग योर प्रोडक्ट, तो उसके लिए कुछ तो चार्ज करेगा, तो बैंक पैसा देगा। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हूं तो मैं चार्ज कर रहा हूं, पर मैं तो अनऑर्गेनाइज हूं, तो मैं फॉरवर्ड चार्ज पे नहीं लगाऊंगा, रिवर्स चार्ज। क्लियर है जी? ओके। नहीं नहीं, बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब ये ना नाम याद करने के, बिजनेस फैसिलिटेटर। और वो सर्विस क्या दे रहा है, किसको दे रहा है? बैंकिंग कंपनी। बिजनेस, सर बैंक का ही कोई एक काम कर रहा होगा बिजनेस फैसिलिटेटर, समझ रहे हो? टू ओपन मोर ब्रांचेस, टू ओपन मोर एटीएम्स, तो इसलिए बैंक किसी को हायर करता है, उसको बिजनेस फैसिलिटेटर बोला जाता है। अगला समझिएगा, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये क्या होता है इतना समझिए, एक इंसान है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, पर सप्लायर कौन है? एजेंट। लिखा क्या हुआ मैंने? एजेंट ऑफ बिजनेस कॉर, एंड ही सप्लाइंग सर्विस टू लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इस केस में आरसीएम लगता। क्लियर है जी? नेक्स्ट, एनी पर्सन जो सर्विस किस चीज का दे रहा है? सिक्योरिटी, दैट इज अपॉइंटिंग ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। बेटे आपको क्या लग रहा है, जैसे पीवीआर सिनेमाज है, या कोई भी, आपने देखा है कई लोगों का, जैसे कॉलोनी के अंदर, बल्कि ऐसा बोलूंगा, जैसे जो अपार्टमेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे सबसे कितने होते हो? 15-20 भी हो सकते हैं। ठीक है। और अगर पीवीआर सिनेमाज भी है, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स कितने होंगे? एंट्रेंस पे होते हैं, फिर वो चेक कर रहे हैं, मॉल के अंदर कितने सारे होते हैं। ठीक है। आपने सिटी वॉक में देखा है, वो एमजीएफ में जाने के लिए अलग एंट्री के लिए खड़े होते हैं, डीएलएफ में अलग, नीचे पार्किंग में कितने सारे गार्ड्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। तो पीवीआर, और ये वो लोग का काम अपॉइंट करना नहीं है, वो एक सिक्योरिटी एजेंसीज पकड़ते हैं और कहते हैं हमें 500 गार्ड दे दे भाई। हाँ, ये होता है। उनकी सैलरी वो खुद देखेगा, कोई नौकरी छोड़ के जा रहा है वो खुद वो करेगा, मेरा काम नहीं है। तो बेसिकली एनी पर्सन जो कि प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी सर्विस, आई प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी पर्सोनल, किसको प्रोवाइड कर रहा है? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो क्या लग जाएगा? आरसीएम। पर सरकार तेज है, कह रही है रेसिपिएंट के अंदर हम नहीं आ रहे। और दूसरी चीज, और कौन नहीं आ रहा? जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम। आपको ऐसा लगेगा सर यहां तक कौन ही पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा बेटे, पेपर में आएगा। एक बंदा है, वो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी पर्सोनल टू अ पर्सन हु हैज ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा नहीं लगेगा नहीं पता, आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज ये नहीं पता भाई साहब, पता लग सकता है, लग सकता है, मॉड्यूल में नहीं है। सर ये तो अपने ऊपर कंप्लाइंस नहीं ले रही, फिर अगर सरकार अगर बना अपने आप कुछ आरसीएम हाँ नहीं ले रही ना, अपने ऊपर ले लिया मैडम। नहीं ले रही ना। आरसीएम अगर ये एनी पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो क्या आरसीएम लग रहा है? और यही इंसान अगर कॉम्पोजिशन वाले को दे रहा है तो क्या आरसीएम लग रहा है? नहीं। और आपको जनरली क्या लग रहा है, एग्जेम्प्ट करेगी या टैक्सेबल करेगी? कोशिश टैक्सेबिलिटी की होती है, छोड़ थोड़ा ना दूंगा ऐसी। हाँ जरूर, बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके। सर हाँ जी बच्चे। सर, जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता क्या है?
मैडम एक बिजनेस ही फैसिलिटेट होता है, जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की अपनी डेफिनेशन में बैंक्स को कैसे हेल्प करेगा, और वो है जैसे रूरल एरियाज में ब्रांचेस खोलने के लिए, ऐसे बहुत सारे और ना बीच में ऐसे चैनल्स बने होते हैं, उस टाइप के लोग होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अच्छा, तो उनके बिहाफ में ऑपरेशंस या कोई अगर पार्ट ऑफ। एजेंट प्रोवाइड कर रहा है टू एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके सर। तो ये बच्चे, आपको पता है आज के टाइम पे सिक्योरिटीज को किराए पे, आपको समझ आता है घर किराए पे देते हैं, पर क्या सिक्योरिटीज किराए पर हो सकती? सर सिक्योरिटी को किराए पे देके क्या ही करेगा बेटे, सिक्योरिटी गिरवी रख के अगर मुझे लोन मिल जाता है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं किसी और बंदे की, एक बात बताऊं, मेरे डीमेट में सिक्योरिटी पड़ी मेरी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई बंदा बोले अपनी सिक्योरिटी किराए पे दे दे, किराए का मतलब कि मेरे को लोन लेना है तो तेरी सिक्योरिटी गिरवी दिखा दूंगा, गिरवी कर देगा, ठीक है, मैं कहा ठीक है ले ले, और एक एग्रीमेंट करूंगा कि अगर तूने लोन नहीं दिया तो मेरी सिक्योरिटी बिकेगी, तो मैं तेरे से पैसे ले लूंगा फिर उसके। तो वो लोन ही नहीं दे पाएगा, वो पैसे कहाँ से दे देगा? हाँ जी। पॉइंट्स तो है। नहीं, आप मतलब ये कह रहे हो कि जो भी इंसान लोन लेता है वो पैसे नहीं देगा? अरे वो कह रही है कि लोन ही नहीं दे पा रहा तो आपको पैसे कहाँ से देगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसकी कोई ना कोई सिक्योरिटी मैं रखूंगा या कुछ करूंगा। बट आप समझिए कि सरकार किस लेवल पे लिक्विडिटी मेंटेन कर रही है सिक्योरिटीज को लेके। मेरे डीमैट में मेरी जो सिक्योरिटीज पड़ी हैं, क्या मुझे कुछ कमा के दे रही है? प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है, हालांकि अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो, ये तो सब गिर गया बेटे, सब देखता ही नहीं है, मैं 4 दिन हो गए बेटा। बस आई विश कि एकदम से कुछ इनफ्लो आए फंड्स का, कुछ पैसे एकदम से आए तो मार्केट में इन्वेस्ट करना। 40 बच्चे हो जाते तो, हाँ चलो सर। उसने एक चीज पे और अटका दिया ना मैडम, क्या? 11 से 1 होगा, 1 से 2 फूड होगा, तो वो चीज है। 33 में भी अभी भी इसमें एक दो और जुड़ जाएंगे, 33 में भी हो जाएगा, 35 में भी हो जाएगा, ठीक है, 35 में अभी इसमें दुश्मन में भी जुड़ गए, 2-3 तो और हो ही जाएंगे, 40 हो जाएंगे, लेफ्ट 40 हो जाएंगे। पर उसने फिर वो, एक बार मैं बात करता हूँ कि पूरा दिन तो दे हमें, हाँ वो 11 से 1 सारी चीजें अवेलेबल है, दे रहा होगा 11 से 1 दे रहा है वो, 11 हाँ, और फिर 1 से 2 अनलिमिटेड फूड है, जैसे बर्गर फ्राइज, और ठीक था खाने का। हाँ, तो मैंने उसको यही बोला कि भाई टाइम बढ़ाओ, आपने बोला जाओ उसके बाद नहीं बोला, नहीं उसने रिप्लाई नहीं आया। उसका मन नहीं। हाँ मतलब एग्जैक्टली अगर उसको, हाँ हाँ एग्जैक्टली। और यार उन्होंने ना इंफ्रा बड़ा कर लिया, उनकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट बढ़ चुकी है, तो वो चीज, पहले मैं तो बता रहा हूँ हम लोग 2-3 बार गए हैं, 600 पर हेड में भी विद फूड सब कुछ हुआ था। छोटा होगा ना। हाँ, पर तब भी वो वर्थ इट था, मतलब बहुत, अब वो ना मुझे लग रहा है फेमस ज्यादा हो गया, मतलब वो वाली चीज। बट वो जो प्राइस बोल रहा है ना वो ठीक प्राइस है, इससे कम में नहीं होगा भाई। नहीं है यार, इतने बड़े सेटअप पे आप जाते हो तो योर रनिंग कॉस्ट होती है भाई, आप एक पॉइंट से नीचे ऑपरेट नहीं करते, ठीक है। एनीवेज सर, तो जो लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज है उसने सिक्योरिटी को किराए पे दे दिया, और बेटे अभी मत सोचिए छोटी मोटी चीज है, ये सब सेबी रेगुलेटेड होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जिनके पास कितने हजारों करोड़ की सिक्योरिटी पड़ी है, और कह रहे हैं वो मेरी तो है लेकिन मैं उसे किराए पे दे दूं तो भाई और कमाई हो जाए। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? सिक्योरिटी बिलोंग्स टू मी, मैं आपको 2 महीने किराए पे दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए लूंगा आपसे किराए के, आप सोचिए विदाउट सेलिंग मेरे को उन सिक्योरिटी से इनकम हो रही। जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी अगर बेच नहीं रहे पर किराया कमा लेते हो, वो सिक्योरिटी लेवल पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये सारे सेबी रेगुलेटेड है बड़े लेवल के, ठीक है। तो जो भी लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज है, अगर वो सिक्योरिटी देता है ऑन रेंट, किसको दे रहे हैं बच्चे? बोरोवर ऑफ सिक्योरिटी। तो आप बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ सर्विस प्रोवाइडर ये है और सर्विस रेसिपिएंट ये है, और इस पे क्या हो जाएगा बच्चे? एंड दे बोथ आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं, ये लेंडर मत सोचिए आप वो छोटा मोटा इंसान होगा, ठीक है, रेगुलेटेड होंगे भाई ये सारे के सारे। मुझे बताइए कोई दिक्कत बच्चे? ओके, ये जो रेंटिंग वाला है ना मोटर व्हीकल, इसके बारे में मैंने आपसे कल बात करनी है, पर एक बच रहा है। कितना है?
ये है, और उसके बाद क्या है, ईसीओ की भी अगली क्लास में बात होनी है। एक बार जीटीए कर लो बस, एक जीटीए सबसे बड़ा, फिर तुम्हारे ना लिस्ट में सिर्फ बस एक ही चीज रह जाएगी। जीटीए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रक वाले, जो भी। कोई आपने सुना है जीटीए कोई होता है? कोई सुना है? पैकर्स एंड मूवर्स सुना है? अग्रवाल पैकर्स। बेटे अगर आपको, आप मुझे बताइए, अगर आपको अपने घर का सारा सामान एक जगह पे शिफ्ट करना हो, कैसे करोगे? ट्रक करोगे ना, तो ट्रक वाले को ऑर्गेनाइज काम होता है। समझ रहे हो? तुम्हारे पास जो सामान होगा, कितना सारा घर पे सामान होगा, यूटेंसिल्स होंगे, बेड, सोफा, टीवी, तो वैसे थोड़ा ना ट्रक में डालते ही जाओगे आप। उनके ट्रक्स भी वैसे स्पेसिफिक बने होते हैं, कस्टमाइज्ड ट्रक्स होते हैं, ताकि आपका सामान सेफ एंड साउंड एक जगह पर पहुंच जाए। ठीक है बच्चे? हाँ जी। जो ऊपर पॉइंट था कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वो इंडिविजुअल पॉइंट है अपने आप में, या ये इंडिविजुअल पॉइंट है, इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल पॉइंट। तो क्या करिए वो रैपिडो, मतलब वो जो यूं बड़ी रैपिडो में लेके चले जाते हैं वो? ये उसके ऊपर है। मान लो आप फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा मैं टेम्पो ट्रैवलर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके एंगल से वो वाला नहीं करना हमने, मेरे को अभी जीटीए की बात करनी है। जीटीए सर्विस किसको दे रहा है बच्चे? और अगर उसने इनको सर्विस दी, तो आप मुझे बताइए, फॉरवर्ड चार्ज या आरसीएम? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? जीटीए। हु विल बी द रेसिपिएंट? स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। अगर इन लोगों को, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, अगर जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है तो आरसीएम लगेगा, और अगर इन लोगों को इसके अलावा कोई और है तो एक्सेंट। कहने का मतलब ये है, जीटीए, नाम ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, ठीक है, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। और अगर जीटीए प्रोवाइड करे सर्विस टू अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो क्या हो जाएगा बच्चे? अब जरा आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट का नाम पढ़िए। फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड, और प्लीज आप अंडरलाइन मत करिएगा, यहां तक बात आ जाती है। इन लास्ट, कैजुअल टैक्सेबल। मेरा आपसे सवाल पेपर में आ गया, जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है पार्टनरशिप फर्म को, एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, आरसीएम लगेगा। जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड करी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, आरसीएम लगेगा। जी हाँ लगेगा। पहले आपको ये बात समझ आ रही है? अभी एक आखिरी टेबल, जीटीए के अंदर ही हूं मैं, आपको लग रहा है बस इतना हो गया, नहीं अभी और थोड़ा डिटेल जाएगा। पर लिख रहे हो क्या इसको? 2 मिनट में लिख लीजिए इसको, आखिरी टेबल डिस्कस कर रहा है बस, फिर नमस्ते हो जाएगी। फिर टीडीएस करेंगे बेटी। हाँ जी। एक्सेप्ट बता दो, एक्सेप्ट बताओ। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और इसको प्रोवाइड करेंगे तो आरसीएम नहीं लगेगा। जैसे कि सपोज करो तुम बोलोगे सर ये पर्सन रजिस्टर्ड में तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, तो सरकार ने हमने स्पेसिफिक लिख दिया कि भैया इन इन लोगों पे आरसीएम नॉट एप्लीकेबल। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट में लिख सकते हैं, दैट इज आरसीएम नॉट एप्लीकेबल। यानी कि अगर जीटीए इन लोगों को सर्विस देता है तो आरसीएम नहीं लगेगा। पार्टनरशिप फर्म तो मतलब रजिस्टर्ड और नॉट लग गया ना, मतलब है नहीं। क्या कह रहे हैं? तो फिर लिखना है कि मतलब नहीं नहीं, बिल्कुल लिखना पड़ता है यार, ताकि याद रहेगा ना कि मैं रजिस्टर्ड नोट लिखा था।
ठीक है, हाँ बाकी सारे रजिस्टर्ड है। कर लिया नोट? सर क्लियर है? सर इसमें तो सीजीएसटी दर्ज हो गई ये सीजीएसटी ये सब क्या जो क्या? मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर इन तीनों में से कोई जीएसटी दे रहे हैं तो उनपे आरसीएम लगेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पे नहीं लगेगा आरसीएम। अगर एक जीटीए डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस देता है तो आरसीएम नहीं लगे, लोकल अथॉरिटी को देता है तो, और अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को देता है तो आरसीएम। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये वाला टेबल समझिएगा। जब जीटीए रजिस्टर्ड होता है ना बच्चे, जब आया वो कि ट्रक का बिजनेस है, तो उसी टाइम उससे पूछ लिया जाता है कि क्या तुम खुद से टैक्स देना चाहते हो, मतलब फॉरवर्ड चार्ज। तो जीटीए से पूछा जाता है। अभी वो ना एक एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, अभी आप आ जाएगा आपके सामने। अभी मानिए कि जो ट्रक वाला है ना, तो उससे पूछा जाएगा क्या भाई तू खुद से टैक्स देगा, और या पूछा जाएगा डज नॉट पे टैक्स। ठीक है जी, ठीक है। अगर वो खुद से देगा उसको हो जाएगा या तो देख तेरे को कितना चार्ज करना पड़ेगा, 5% या फिर 12%। समझ रहे हो? मतलब सर अगर खुद से दे रहा है तो जब आप जीटीए, आप समझिए आप ट्रक वाले आप आए तो मैं आपको कह रहा हूँ खुद से टैक्स देना है, आपने कहा हाँ खुद से ही करेंगे, आरसीएम वारसीएम हमारे बस की नहीं, हमारा बड़ा काम है जी, हम तो हमारी टीम है, हम तो खुद कर लेंगे। मैंने कहा दो रेट है तुम्हारे पास, एक 5% और एक 12। मैंने कहा कौन सा रेट चार्ज करना चाहोगे, तुम बताओ धंधे के हिसाब से तुम क्या चार्ज करना चाहोगे। 5। मैंने कहा देख 5% हो जाएगा, लेकिन तेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। यानी कि इफ यू डिफाइन योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू बी डिफाइंड दैट हमारा जीटीए, हम तो 5% चार्ज करते हैं जी, तो सरकार कह रही है अगर तू 5 वाले में गया ना तो वो आईटीसी नहीं, और अगर 12 में गया तो आईटीसी। तो पहले आप समझिए 5 और 12 का लॉजिक। 5 होगा तो सरकार को नुकसान हो रहा है, आईटीसी काट देगी आपकी, यानी कि विदाउट आईटीसी, और या फिर। अच्छा, अब आपकी दुकान पे कोई आया और वो एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तो तुम तो खुद ही बोल रहे हो ना फॉरवर्ड चार्ज है, क्या बात का आरसीएम। तुमने खुद ही तो डिसाइड कर रखा है हमारी टीम है हम ही चार्ज करेंगे, तो एक बात तो तय है, आरसीएम की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। आपने खुद डिफाइन करा फॉरवर्ड चार्ज, सबसे पहले आपसे मैं पूछा क्या लेना चाहते हो, फॉरवर्ड चार्ज बोला आपने। फिर मैं आपसे पूछा रेट, रेट का आपको पता लग गया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर वो कोई स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होगा तो या तो 5% लगाओगे आप, या फिर 12%, क्योंकि वो 5 को ना आप समझिए 2.5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और इसी तरीके से वो 12% का क्या होता है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो 5 और 12 टोटल समझिए, रियलिटी में उसका आधा आधा सरकार को वैसे जा। और अगर तुम्हारे पास कोई नॉन स्पेसिफाइड बंदा है तो एग्जाम्प्ट है। पहले आप सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज पे फोकस करिए, आपका ट्रक का बिजनेस है, आप फॉरवर्ड चार्ज लेते हैं तो स्पेसिफाइड पे जीएसटी लगाना है, नॉन स्पेसिफाइड पे एग्जाम्प्ट है। अब स्पेसिफाइड में क्या रेट लगाओ, अगर तुम आईटीसी ले रहे हो तो 12%, नहीं ले रहे 5%। ठीक है जी, समझ आ गया ना ड्रिल डाउन कैसे हो रहा है। आपने बोला सर जी हम नहीं करेंगे सर, खुद आरसीएम चलेगा। तो पहली बात समझिए कि फिर आरसीएम वाले हो ना आप, तो रेट ही आपके लिए कितना है, 5%। अगर स्पेसिफाइड वाला आ गया, अच्छा एक बात ऐसी, 5% वाले तुमको लग रहा है मैं तो आईटीसी दिलाऊंगा, आईटीसी तो नहीं मिलने का। तो आरसीएम वालों को
रेट ही 5 है और वो बोले आईटीसी कहाँ से दे दूंगा भाई, फॉरवर्ड वाले पे 5 पे आईटीसी है, तू आरसीएम पे तो कहाँ से दे दूंगा तेरे को। अगर आपने आरसीएम ले लिया तो रेट डिफाइंड है 5 और आईटीसी तो नहीं मिलने का। अगर आपके पास आ गया स्पेसिफाइड रेसिपिएंट तो लगा दो आरसीएम। अगर एक जीटीए स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है और अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट नहीं करा है तो 5% का जीएसटी आरसीएम पे लग जाएगा। और अगर ये नॉन स्पेसिफाइड हुआ तो ले दे के बात यो है, नॉन रेसिपिएंट तो एग्जम्प्ट। फॉरवर्ड चार्ज ले लोगे तो या तो 5 या 12, 5 पे आईटीसी मिलेगा, 12 मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज ले लोगे 5%। ये देखने में बहुत आसान लगता है, समझ रहे हो? जब एक टेबल को एनालाइज करा जाता है खुद से करो, और जब क्वेश्चन के अंदर आएगा इससे ऊपर नहीं क्वेश्चन मन करा सकते, पर इस टेबल की फ्रेमिंग दिमाग में रजिस्टर करनी टफ, समझ रहे हो? तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया बच्चे, जीटीए सर्विस का भी डन। पेपर में ऐसे ही आ जाए, ठीक है ना? यहां तक ऑल क्लियर? वेरी 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 गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आराम से कंफर्टेबली खत्म कर लेंगे चार्ज, और हो सकता है प्लेस ऑफ सप्लाई भी शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम कितने बजे मिलेंगे? मेरी क्लास 1 बजे से है, तुम लोग की क्लास जो सीएमए के हैं और आप लोग की कितने बजे क्लास है? अच्छा तुम तो इधर ही हो। इन बच्चों की अभी तुम्हारी वो है ना? 12:30 नहीं हो सकती, 11:30 से क्वेश्चन सर की क्लास है। 12:30 नहीं है भाई, 1-1 घंटा लग रहा है तुम्हें शेड्यूल फिक्स करने में रात में भी। बहुत टाइम बात करनी पड़ती है, किसी का कोई गैप ना है, कुछ ना है। बहुत क्या लिखा हुआ है 12:30? सर आपकी 12:30 तक है ना क्लास? अगली क्लास कितने बजे है? एंड का टाइम थोड़ा ना देखना होता है, स्टार्ट डेट सही है। हाँ हाँ मैं देखो ना, 1 बजे 1 बजे है, मुझे पता है। तो अब हम टीडीएस स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है 12:35 हुए, 12:45 मिलते हैं बच्चों, ठीक है? 15 मिनट सॉरी वो 15 मिनट नहीं हुआ, मतलब मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँ। अरे 5 मिनट ठीक है चलिए।